पोटेंशियोमीटर पूरा देखना दोबारा से। इसमें एक तो सबसे पहली बात है कि पोटेंशियोमीटर जो है उसमें 10 मीटर लेंथ का हमने कॉन्स्टेंटन और मैग्नेट का वायर लिया हुआ है, जिसमें कि एक स्केल लगा रखा है यहाँ पर हमने 0 to 100, और जो वायर्स है वो 10 टर्न्स में है। कितने टर्न्स हैं यहाँ पर? 10। इस तरह से 10 टर्न्स बना देंगे पूरे में। एक जो टर्न है उसकी लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर, और 10 टर्न्स की लेंथ टोटल हो जाएगी 10 मीटर। तो 10 मीटर लेंथ का वायर है। इसका यूज किस में करते हैं? इसका यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे हम, या टर्मिनल वोल्टेज निकालना हो, या फिर ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक कि हम इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से करंट को भी मेजर कर सकते हैं। अब बताओ कैसे कर सकते हैं भाई? मेन जो है वो ये काम कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बताएगा, लेकिन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? करंट मेजरमेंट भी कर सकते हैं। करंट को कैसे मेजर करेंगे? हम कोई रेजिस्टेंस लेंगे 1 ओम का, ठीक है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे जो इक्वल किसके होगा? V = IR। उसमें से R जो हो गया 1, तो V और I कैसे होंगे? समझ में आ गया? तो रेजिस्टेंस 1 ओम लेके उसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, वो पोटेंशियल ही किसके इक्वल हो जाएगा? करंट। तो करंट मेजरमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब कल बात की थी हमने कि वोल्टमीटर जो होता है वो आइडियल अगर हम लेंगे, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं होगा किसी एपरेटस का, यानी कि वोल्टमीटर का, तो वो सर्किट से करंट ले लेगा। जैसे हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया R, उसमें करंट दिया I, तो अगर हमने इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगा दिया यहाँ पर पैरेलल में, इसका इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है नहीं है, तो क्या होगा? तो यहां से कुछ करंट इसमें चला जाएगा, और जब कुछ करंट इसमें चला जाएगा तो बचा हुआ करंट यहां जाएगा, जिससे कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V अब I - I डैश इंटू R आएगा, जो गलत आएगा, क्योंकि आना चाहिए था V = IR। तो वोल्टमीटर रीडिंग सही दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। तो हमें एक ऐसा एपरेटस चाहिए जो कि करंट न ले सर्किट से, यहां से जो करंट ले रहा है ना वो नहीं ले, ऐसा एपरेटस होना चाहिए, और वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जब रीडिंग देता है तब सर्किट से करंट नहीं लेता है। रीडिंग देते समय क्यों नहीं लेता है? क्योंकि ये 0 डिफ्लेक्शन पर काम करता है। मतलब जब हम रीडिंग ले रहे होते हैं तब उस समय गैल्वेनोमीटर लगाएंगे इसमें, जिसका डिफ्लेक्शन कितना होगा? 0। इसके अगर प्रिंसिपल की बात करें तो सीधा सीधा आता है कि जो भी पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? लेंथ के, लेंथ ऑफ द वायर। जैसे हमने क्या किया था, AB वायर लिया है, ये पूरा 10 मीटर लेंथ का A से B तक, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, प्राइमरी सर्किट है, इसे EP से शो कर देते हैं। एक की लगाई और एक रियोस्टेट लगा दिया है RH, और ये की। अब इसमें से करंट फ्लो होगा, यहां से करंट इसमें से होता हुआ यहां जाएगा पूरा। अभी नीचे कुछ भी नहीं, सेकेंडरी सर्किट नहीं लगा रहे हैं, प्राइमरी सर्किट की बात कर रहे हैं, तो ये करंट यहां से पास हो रहा है। तो इसके अक्रॉस, AB के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो कितना होगा? IRAB। RAB ले रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर, तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? IRAB, ठीक है। करंट क्योंकि सेम है, करंट तो चेंज हो नहीं रहा है, जब करंट चेंज नहीं हो रहा है तो I कांस्टेंट हो गया, तो एक तरह से V प्रोपोर्शनल किसके हो गया? और ये हमारा पड़ा हुआ है, तो फिर V किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? L के। ये प्रिंसिपल होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द वायर वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पर, लेंथ ऑफ द वायर। यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस अभी कितना होगा? मैक्सिमम, जितना ये बैटरी दे देगी, जितना भी बैटरी का पोटेंशियल होगा। अगर ये बैटरी पोटेंशियल 0 कर दें, मतलब इसका रेजिस्टेंस 0 कर दें, मतलब लॉस नहीं हो यहाँ पर पोटेंशियल का, तो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। जैसे जैसे लेंथ कम करते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी कम होता जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम 5 वोल्ट हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होगा, उससे कम कुछ भी होगा, वो लेंथ पे डिपेंड करने लगेगा। अगर लेंथ हमने आधी कर दी तो 2.5 रह जाएगा सीधे सीधे, सही है। 5 वोल्ट था टोटल और लेंथ हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा? 2.5। तो वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ। V
प्रोपोर्शनल साइन हटा देते हैं, कांस्टेंट आता है के, वेयर के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, के को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज इक्वल टू लिखेंगे V अपॉन एल, V अपॉन एल। टोटल की अगर हम बात करें तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी VAB अपॉन एल, के इज इक्वल टू पूरा वायर ले रहे हैं और पूरे वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, एल, तो VAB अपॉन एल आ जाएगा, टोटल वायर के लिए आ गया। V ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, IR, रेजिस्टेंस किसका होगा, AB का, अपॉन एल, के इज इक्वल टू IRAB अपॉन एल हो जाएगा। अब करंट कौन दे रहा है, ये बैटरी, यही तो करंट दे रही है। इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो निकाल दो, तो I की वैल्यू आ जाएगी EP अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू RAB अपॉन एल, RAB अपॉन एल से ही लिखा है ओम्स लॉ के हिसाब से, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R, मतलब V पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस चाहिए, पोटेंशियल किसने दिया, बैटरी ने, तो बैटरी का EMF ले लिया, अपॉन रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, रेजिस्टेंस दो तो दिख रहे हैं, एक RAB और एक RH, ये तो दो दिख रहे हैं, और इंटरनल भी होगा, तो प्लस में क्या आएगा, दिखाई दे रहा है, AB वायर का रेजिस्टेंस प्लस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस और प्लस इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कितना है, स्मॉल r, तो K का एक फॉर्मूला ये भी तैयार हो गया। अगर हम चाहें तो R अपॉन एल को हटा सकते हैं रो से, रो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, तो R ओवर एल किसके इक्वल हो जाएगा, रो अपॉन ए के इक्वल होगा, तो अगर जब जरूरत पड़ेगी तो इसे हटा के हम रो अपॉन ए भी लिख सकेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यूनिट वोल्ट पर मीटर, यूनिट बताइए, वोल्ट पर मीटर। इसके बाद इसमें आता है एक, अब के को कैलकुलेट कैसे करते हैं, के को कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर है वो, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड आते ही समझ लो कि हमें क्या निकालना है, के, और वो भी प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से निकालना है उसे। तो के को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो प्राइमरी सर्किट तो बना ही रहे हैं हम, बैटरी की और रियोस्टेट, EP, K और RH, प्राइमरी बन गया। सेकेंडरी जो सर्किट होगा इसके नीचे जो बनेगा, उसमें हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड सेल लगाते हैं, ES, स्टैंडर्ड सेल बताया था, डैनियल सेल है जिसका पोटेंशियल 1.08 है, और भी है, कैडमियम सेल भी है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में या लैब में हमें मिलेगा यही डैनियल, और यहां पर क्या लगाएंगे, और जॉकी, गैलोमीटर और जॉकी। स्टैंडर्ड सेल, डैनियल सेल बोला तो उसका पोटेंशियल हमें पता है, तो ES की वैल्यू पता है, करना क्या है, इस जॉकी को A से B तक ऐसे पॉइंट पर, इसी वायर पर ऐसे पॉइंट पर टच करना है जिससे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, ऐसा पॉइंट ढूंढना है हमें A से B तक जिसमें कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, ऐसा पॉइंट जैसे ही मिलेगा, सपोज यही मिल गया हमें, डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब सर्किट से करंट नहीं ले रहा है, तो रीडिंग देते समय सर्किट से करंट नहीं लेगा तो रीडिंग प्रॉपर आएगी, एक्यूरेट रीडिंग देगा ही, ठीक है। तो अब सर्किट से करंट नहीं ले रहा क्योंकि डिफ्लेक्शन कितना हो गया है, 0। उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी लेंथ नोट कर लेंगे हम यहां से, सपोज कितनी आई, L, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड लेंथ, क्या बोल देते हैं, बैलेंस लेंथ, स्मॉल l जो भी वैल्यू आएगी जिस पर गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा उसे बोलते हैं बैलेंस्ड लेंथ, ठीक। तो पोटेंशियोमीटर के जो प्रिंसिपल है V इज इक्वल टू KL से यहां पर क्या हो जाएगा, ES इज इक्वल टू KL, V इज इक्वल टू KL है, V की जगह पर कौन है, ES, K पोटेंशियल ग्रेडियंट और L लेंथ, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, K की, और K क्या हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी K की। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने की जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। K की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है, K की वैल्यू डिपेंड करती है V पर, L पर, मतलब जब एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा तो प्राइमरी सर्किट की जो बैटरी है वो चेंज नहीं करोगे, ठीक है, यहां पे देख लो,
प्राइमरी सर्किट की बैटरी चेंज नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे, मतलब वायर नहीं बदलोगे, लेंथ भी नहीं बदलोगे, RH रियोस्टेट की वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते। एक बार स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया तुमने, उस रीडिंग के लिए जो कंपैरिजन करना है वो कर लो। दोबारा अगर तुमने अगर इस रियोस्टेट को थोड़ा सा भी चेंज किया, ये चेंज करते ही के बदल जाएगा, ठीक है। और स्मॉल आर तो चलो सेल के अंदर ही है, वो इतनी जल्दी नहीं बदलने वाला है। तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम रीडिंग ले रहे होते हैं तब तक करंट फ्लो हो सर्किट में, और रीडिंग लेना बंद कर दो, की निकाल के रख दो, क्योंकि अगर सर्किट में करंट चलता रहेगा तो रेजिस्टेंस से इफेक्ट पड़ेगा इंटरनल पर। तो केमिस्ट्री में पढ़ा है, फैराडे लॉ कुछ पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा होगा तो उसमें क्या होगा, आइंस जाएंगे इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगेंगे, उससे रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम करंट को बंद कर देते हैं तुरंत, अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस समय रोक देंगे, करंट फ्लो ना हो, और जब नई रीडिंग लेंगे फिर लगा देंगे, फिर चालू हो जाएगा हमारा। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी सर्किट के ईएमएफ पर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर, लेंथ ऑफ द वायर पर, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट एंड इंटर रेजिस्टेंस। और किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों पे, उस वायर की रेजिस्टिविटी पे। तो अच्छी बात है, वायर तो तुम बदल नहीं पाओगे, तो रो तो बदलने से रहा, फिर कौन बचा, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो वायर का, उस पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए जब हम लिखते हैं तो उसके प्रिकॉशंस भी लिखते हैं एक्सपेरिमेंट में, उसमें एक पॉइंट लिखते हैं कि हम जॉकी को कभी भी वायर पर दबाकर नहीं चला सकते, क्योंकि अगर तुम उसे दबा के चलाने की कोशिश करोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा तो फिर के बदल जाएगा। तो इसलिए जॉकी को उस पर दबा के नहीं चलाएंगे हम, बस टच करो नॉर्मली, और तुम दबा दोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा, रीडिंग गलत देगा वो। आगे बात समझ में, तो के की डिपेंडेंसी पता लग गई हमें। इसके बाद एक टॉपिक आता है, कल वो भी बता दिया था कि हमें क्या करना है, इस जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, उस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमें रीडिंग लेनी है, और रीडिंग भी कैसी आए, एक्यूरेट, यानी कि प्रॉपर रीडिंग आनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो रीडिंग प्रॉपर आए उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो हमारे पास V इक्वल टू, या कभी भी फॉर्मूला लगाएंगे तो यही तो लगाते हैं, E इक्वल टू KL, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्या है, हम इसकी रीडिंग, ये जो ES है, ES नहीं कोई भी ले लो, अननोन ले लो, E इक्वल टू KL, ये अननोन है, पता नहीं क्या है, इसकी रीडिंग निकालनी है हमें। तो L तो एक्सपेरिमेंट से निकल ही आएगा, बैलेंस लेंथ है ये तो, और K स्टैंडर्डाइजेशन से निकल आएगा। एक स्टैंडर्ड सेल लगा के पहले हम K निकाल लेंगे, फिर उस स्टैंडर्ड सेल को हटा के हम अननोन जो सेल है उसे लगाएंगे, और उसके लिए फिर बैलेंस लेंथ निकालेंगे, और उस कंडीशन में जो K की पहले वैल्यू आई है उसे यहाँ पुट कर देंगे। इस बीच में स्टैंडर्ड सेल हटा के जब हम इस नॉर्मल सेल जिसका हमें नहीं पता है वो लगाएंगे, उतने बीच में हमें रियोस्टेट नहीं बदलना है, क्योंकि अगर तुमने वहां पर रियोस्टेट की वैल्यू चेंज कर दी तो फिर गलत, क्योंकि अगर RH बदल गया तो K बदल जाएगा, तो वो रीडिंग गलत हो गई। तो एक बार स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद जब हम दूसरे सेल के लिए रीडिंग निकाल रहे होंगे तब तक हम K चेंज नहीं करेंगे, फिर दोबारा करना है फिर दोबारा कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा, देखो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, सपोज हमें ये वैल्यू चाहिए 0.1 वोल्ट मेजरमेंट ले रहे हैं हम इसका, कोई ऐसा सेल जिसकी पोटेंशियल कितना है 0.1 है बस, तो 0.1 वोल्ट मेजर करना है। तो 0.1 वोल्ट मेजर करने के लिए L बैलेंस लेंथ तो 10 मीटर पे आएगी, और किसकी वैल्यू चाहिए, K की। K जितना छोटा हो जाए उतना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि अगर K जैसे सपोज आ गया 0.001 सपोज, तो हम लेंथ के पास, हमारे पास यहाँ अच्छी खासी रेंज है, अगर ये 0.00, अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई सपोज K की, तो लेंथ कितनी बची 0.1। अब 0.1 मेजरमेंट में अगर जरा सा भी आंख जरा सा भी डिस्टर्ब हुई तो 0.1 तो वैसे ही मेजर ले रहे हो, तो रीडिंग खराब होनी है तुम्हारी। और यहां हमारे पास अच्छी खासी वैल्यू आ रही है, एक डेसिमल कम कर दो तो कितनी आ गई, तो 100 की जब हम रीडिंग लेंगे उसमें थोड़ी बहुत एरर हो जाए, 100 का 99 हो जाए तो चलो कोई नहीं, लेकिन अगर 0.1 का भी अगर जरा सा भी पॉइंट में भी और कितना वेरिएशन आएगा तो यहाँ तो बहुत बड़ी एरर दिखाई देगी हमें। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, K की वैल्यू को कम रखना है। बात समझ में आ रही है, K को कम रखेंगे तो हमारे पास लेंथ मेजरमेंट में चांसेस अच्छे हैं, थोड़ी बहुत गलती करेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, और अगर K कम हो गया तो लेंथ में ही सब गड़बड़ होगी, फिर रीडिंग अच्छी नहीं ले सकते तुम कभी। तो हमें क्या करना है, K को कम करना है। और K को कम कैसे कर सकते हैं, K को हम दो ये प्रोसीजर है, K का यही मेन फॉर्मूला, K को कम करने के लिए क्या करें,
इसको कम कर दो या फिर इसको बढ़ा दो, यही दो है। इसे कम कर देंगे तो के कम हो जाएगा न्यूमरेटर को, और यह डिनोमिनेटर को बढ़ा दो। इसे कम कर देते हैं पहले वी ए बी को। ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल किसने दिया था? बैटरी ने। तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल कम करने के लिए इस बैटरी का ईएमएफ कम कर दो, ठीक है। जैसे ही तुमने इसका ईएमएफ कम किया तो के तो कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम एक नई खड़ी हो जाएगी, वो ये कि जो मेजरमेंट के लिए यहां दूसरा सेल लगाओगे जब तुम, वो सेल हमेशा इससे कम होना चाहिए। जैसे सपोज अभी हमने 5 वोल्ट लिया था, हमने 1 वोल्ट कर दिया कि हमें के की वैल्यू को कम करना था, तो हमने इसे 1 वोल्ट कर दिया। अब तुम मेजरमेंट कहां तक ले पाओगे? 1 से भी कम। जब ये 5 लगा था तो 5 से कम। ये जो 1 वोल्ट लगा दिया तुमने अगर, तो 1 वोल्ट लगाने से क्या होगा? अब यहां पर मेजरमेंट 1 से भी कम का होगा। अगर यहां 5 लगा हुआ है तो 5 से कम का होगा। तो रेंज खत्म हो गई, जो उसकी मेजरमेंट की रेंज थी वो खत्म हो रही है। किसकी वजह से? अगर हम इस वीएबी को कम करने निकले तो, ठीक है। तो ये अच्छा मेथड नहीं है कि हम इस ईएमएफ को कम करें, ईपी को। तो दूसरा क्या करें? लेंथ को बढ़ा दो, और यही हमने किया पोटेंशियोमीटर में। और इसीलिए पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ है वो कितनी की गई है? 10 मीटर लेंथ बढ़ा दी है। तो लेंथ बढ़ने से के कम हो गया है, और के कम होने से अब आराम से हम एक्यूरेट रीडिंग ले पाएंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ये सब? जिससे हम छोटी से छोटी रीडिंग भी आसानी से पढ़ पाएं। कितनी भी 0.1 आ गई है, 0.01 आ जाए, वो भी पढ़ लेंगे हम फिर तो, ठीक है। तो के कम होने से ये फायदा होगा कि हम छोटी से छोटी रीडिंग को भी आराम से पढ़ सकते हैं इस एपरेटस के हेल्प से। अगर छोटी रीडिंग नहीं लेनी है तो तुम के को मत करो कम, मतलब लेंथ को मत बढ़ाओ, 1 मीटर पे ही काम कर लो, 4 मीटर पे काम कर लो। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जब छोटी रीडिंग आएगी तो एक्यूरेसी इतनी नहीं आएगी। क्लियर हो गई? तो ये प्रोसीजर समझ लो कि हाँ हमें क्या करना है। हमें एक वर्ड भी लिख देते हैं, वो भी नहीं तो भूल जाओगे। हमें उस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को चेंज करना है, यानी कि सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें के को कम करना होगा। सेंसिटिविटी को क्या करना है? इंक्रीज करना है। सेंसिटिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि वो जरा सी छोटी सी बात पे भी वो रिएक्ट करे, ऐसे समझ लो। कल बताया था सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? जरा सा भी बात कहो वो रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना है? के को कम करना है। और के को कम करने के 2 तरीके हैं, वीएबी को कम कर दो या एल को। वीएबी को कम कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम ये आ रही है कि उस एपरेटस की रेंज खत्म हो रही है मेजरमेंट की, वो कम रीडिंग ही ले पाएगा, बड़ी रीडिंग कभी नहीं ले पाएगा। और जब हम एल को बढ़ा देते हैं तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, रेंज भी रहेगी उसके पास में और सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया। टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। देखो इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। तो अब जितने भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, सबका प्रोसीजर लगभग सेम है। ए बी वायर लेंगे, प्राइमरी सर्किट बनाएंगे, प्राइमरी सर्किट में एक बैटरी लगाएंगे, एक की लगाएंगे और एक रियोस्टेट लगा देंगे। इसके लिए ईपी हो गया, ये के और ये आरएच, प्राइमरी सर्किट बन गया। अब जिस अननोन सेल का हमें ईएमएफ चाहिए उसे हम यहां पर ऐड कर देंगे इसके साथ में। ये अननोन सेल है प्लस माइनस, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें कि अननोन सेल के साथ हमने गैल्वेमीटर लगाया और जॉकी से चला दिया, यहाँ पर बैलेंस लेंथ भी आ जाएगी, स्मॉल एल बैलेंस लेंथ आ गई। हमने कैलकुलेट किया E = KL, एल तो मिल गया, क्या नहीं है, के कैसे आएगा बोल दे, स्टैंडर्ड सेल से आएगा। तो हमें क्या करना है, एक सेल और लगाएंगे यहां पर हम, जो कौन है, स्टैंडर्ड सेल EL प्लस माइनस। अब यहां पर गैल्वेमीटर का कनेक्शन जो होगा वो इस तरह से होगा। ये जो है एक्स वाई जेड, इसको बोलते हैं 2 वे की। एक्स वाई जेड क्या है, 2 वे की है। मतलब ये की जो है वो करंट की डायरेक्शन को बदल देगी। कैसे बदलेगी वो देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। पहला काम तो यही है कि की लगाओ, करंट फ्लो करा दो, प्राइमरी सर्किट में करंट चलने लग गया।
अब हम x और y के बीच में की लगा देंगे। जब हम x और y के बीच में की लगाएंगे, की लगा रहे हैं किसके बीच में, x एंड y के बीच में, तो सर्किट में कौन आ गया, स्टैंडर्ड सेल। ये तो खाली पड़ा है अकेला। सर्किट में करंट तभी फ्लो होता है जब उसके दोनों टर्मिनल्स कनेक्टेड हो। एक ओपन एंड है ये, तो इसका खुला हुआ है, तो ये बेकार है भी। तो ये सोचो केवल ये वाला काम कर रहा है बस। अब इसके लिए हम बैलेंस लेंथ निकाल देंगे। बैलेंस्ड लेंथ फॉर ES, सपोज वो आई L1। बैलेंस लेंथ कितनी आ गई, L1। तो ES इज इक्वल टू क्या हो गया, KL1। सही है, V इज इक्वल टू KL था, ES इज इक्वल टू KL1। इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, K की। ES अपॉन इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब क्या करेंगे हम, अब हम सेकंड, इस x और y के बीच में से की को हटा दो और y z के बीच में लगा दो। ठीक है, अब हमने क्या किया, की को रिमूव कर दिया फ्रॉम x एंड y, और कहां पर लगा रहे हैं, की को कनेक्ट कर दिया है बिटवीन y एंड z। y z के बीच में हमने की लगा दी। जैसे ही y z के बीच में लगाएंगे स्टैंडर्ड सेल गायब। अब कौन सा रह गया, अननोन, जिसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए बैलेंस लेंथ निकालते हैं, बैलेंस लेंथ निकाल देते हैं। वो सपोज कितनी आई, बस। तो फिर क्या होगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा KL2 और E इज इक्वल टू ES अपॉन L1, ये आया यहां से, और इनटू क्या है L1 L2 एक्सपेरिमेंट से निकाले हैं तुमने। जब की को हमने x y के बीच में लगाया था तो जो बैलेंस लेंथ थी वो L1 थी, और जब की को हमने y z के बीच में लगाया तो जो बैलेंस लेंथ थी वो L2 है। और ES जो है वो सेल पता है, डैनियल सेल है 1.08 वोल्ट का, तो ES हमें पता है, L1 L2 मिल गए, किसकी वैल्यू आ जाएगी, अननोन जो सेल है उसका EMF हम कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अब जब हम L1 L2 निकालेंगे ना, L1 निकालने के बाद हम इस रियोस्टेट को नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर तुमने रियोस्टेट का चेंज कर दी वैल्यू तो K बदल गया, जो तुम निकाल के बैठे हो वो बेकार हो गया। ठीक है, तो E2 जब हम L2 निकाल लेंगे उसके बाद फिर नई रीडिंग लेंगे, उसमें तुम कुछ भी करते रहो, लेकिन यहां से यहां तक आते आते हम इस रियोस्टेट को नहीं छेड़ेंगे, वो वैसा है वैसा ही रहने देंगे। क्लियर हो गया बातें। कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। क्या करना है हमें, दो सेल है हमारे पास में, उनके EMF को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब क्या होगा, रेशियो निकालना है। दो सेल्स का EMF को कंपेयर करना है। ये एक्सपेरिमेंट भी है तुम्हारा सिलेबस में। प्रोसीजर यही है, दो सेल है हमारे पास, एक E1 और दूसरा कौन है, E2। दोनों सेल को हमने सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट कर दिया, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल A पर और निगेटिव टर्मिनल X और Z पर, और 2 वे की के Y टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर को किससे कनेक्ट कर दिया है, जॉकी से। तो सर्किट सेम पुराना वाला। प्रोसीजर क्या है, अब हमें क्या करना है, XY के बीच में की लगाएंगे। जब हम XY के बीच में की लगाएंगे तो फिर सर्किट में कौन आ जाएगा, E1, और उस E1 के लिए बैलेंस लेंथ कितनी आ जाएगी, L1। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL1। इक्वेशन नंबर बोल देते हैं इसे फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद क्या किया, X और Y के बीच में से की हटा दी और की को कहां लगा दिया, Y Z के बीच में। जब Y Z के बीच में लगाएंगे तो बैलेंस लेंथ फॉर E2 के लिए बैलेंस लेंथ कितनी आएगी, L2। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL2 डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। E1 अपॉन E2 किसके इक्वल होगा, KL1 अपॉन KL2। K से K खत्म, E1 अपॉन E2 किसके इक्वल आ गया, L1 अपॉन L2। अब इसमें भी बात वही है पुरानी वाली जो पिछले वाले टॉपिक में थी, कि जब हम L1 निकालेंगे और L2 निकालेंगे, इस बीच हम रियोस्टेट को चेंज नहीं करेंगे। और एक्सपेरिमेंट करते समय में कई रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं, ये बात हमें पता है। तो हम दूसरी रीडिंग कैसे लेंगे, दूसरी रीडिंग जब लेने जाएंगे तो इसे बदल देंगे।
और इसे चेंज करके फिर L1 L2 चेंज हो जाएंगे, फिर इसे चेंज करेंगे, फिर L1 L2 चेंज हो जाएंगे। मतलब हर बार नई रीडिंग के लिए हमें रियोस्टेट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बार L1 निकालेंगे और L2, उस बीच में हमें रियोस्टेट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि K नहीं कटेगा, नहीं तो फिर अगर कैसे स्टैंडर्ड सेल, तो उसका फायदा बताओ। K कैंसिल ही हो रहा है, जरूरत ही नहीं है K निकालने की। भाई स्टैंडर्ड मतलब क्या है, K निकालना, और K की हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो कैंसिल हो रहा है, तो जरूरत ही नहीं है स्टैंडर्ड सेल लगाने की, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस है प्राइमरी सेल का, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल का कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टेंस क्या करेंगे, सबसे पहला काम वो मैंने पहले ही बता दिया, सभी में आएगा, क्या बनाना है, प्राइमरी सर्किट, रियोस्टेट की और ये ईपी, ये हो गया यहां तक। अब जिस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है, उस सेल को सेकेंडरी सर्किट में लगा दो, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हुए जॉकी से कनेक्ट कर दो। ये हो गया अननोन सेल जिसका हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। इसके साथ ही क्या करना है, इस सेल के पैरेलल में, इस सेल के पैरेलल मतलब एक वायर यहां से निकालो और एक यहां से निकाल लो, पैरेलल हो गया। इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे और एक की लगाएंगे, तो की लगाएंगे K2 और इसे बोल देंगे, क्योंकि अब 2 की हो गई है, सर्किट पता लग गया। जिस सेल का इंटरनेशनल चाहिए उससे सर्किट में लगाओ, सेकेंडरी में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करो, जॉकी से कनेक्ट कर दो, एक रेजिस्टेंस बॉक्स और की और लगा देंगे हम इस सेल के पैरेलल में, सर्किट तैयार। फिर क्या है, पहले K1 को हम क्या करेंगे, क्लोज, और K2 को रखेंगे ओपन। इसे क्लोज करने का मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो गया, इसे ओपन रखा है, मतलब इसमें सर्किट में करंट फ्लो, तो ये सर्किट में है ही नहीं, ऐसा समझ लो। जब अभी लगाने की जरूरत पड़ेगी ना, ये जब सर्किट में नहीं है तो उस कंडीशन में हम बैलेंस लेंथ निकाल देंगे। सपोज बैलेंस लेंथ आ गई हमारे पास में L1, बैलेंस्ड लेंथ कितनी आई, अब किसके लिए बैलेंस लेंथ आई वो बताओ, इस सेल के लिए, और सेल कहीं भी करंट दे नहीं रहा है। जब सेल कहीं करंट नहीं दे रहा हो तो उसका ईएमएफ काउंट होता है, जब सर्किट में करंट लेते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज आता है, और जब सर्किट से सेल से करंट नहीं लिया जाता तो उसका क्या होता है, ईएमएफ। तो इस तरह कौन काम कर रहा है, ईएमएफ। दोबारा सुन लो, जब सर्किट में सेल से करंट लेंगे तो वो आता है टर्मिनल वोल्टेज, और जब सर्किट में सेल से करंट नहीं लिया जाएगा तो वो होगा ईएमएफ। तो अब ये ईएमएफ के लिए बैलेंस लेंथ आएगी, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक हो गया। अब क्या करना है हमें, अब दूसरा पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट देखो, K1 को क्लोज करेंगे और अब K2 को भी क्लोज कर देंगे। K2 क्लोज करने का मतलब सर्किट में करंट फ्लो होने लग गया, और रेजिस्टेंस बॉक्स से एक कोई रेजिस्टेंस ले लेंगे हम R, 1 ओम का, 2 ओम का, 5 ओम का, कोई भी एक रेजिस्टेंस इसमें से निकाल लो। जब इसे हमने क्लोज कर दिया है तो अब सर्किट में करंट फ्लो हो गया, ठीक है। और जब सर्किट में करंट फ्लो होगा तो कौन काम करेगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो जो बैलेंस लेंथ होगी, बैलेंस लेंथ वो किसके लिए होगी, टर्मिनल वोल्टेज के लिए, टर्मिनल वोल्टेज के लिए। वो कितनी आई, सो V इज इक्वल टू क्या आ गया, बस यहां तक ही समझने वाला है, आगे तो 2 मिनट 1 मिनट का भी नहीं काम है। पहले K2 को क्या करेंगे हम, ओपन करने का मतलब है कि करंट फ्लो, उस समय जो बैलेंस लेंथ आएगी वो ईएमएफ के लिए आएगी। फिर हम इसे क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद इसमें से कोई रेजिस्टेंस ले लेंगे, और रेजिस्टेंस लेने के बाद हम फिर जब हम बैलेंस लेंथ निकालेंगे, वो बैलेंस लेंथ किसके लिए होगी, टर्मिनल वोल्टेज के लिए, ठीक है। अब एक रिलेशन पता है, वी नो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस, फॉर्मूला एक पीछे मैंने लिखाया था, E
और V और R में, याद है किसी को? पहले तुम ही से पूछो। और बताया था ना ये बाद में पूछेंगे, भूल गए है ना? E माइनस V अपॉन V, ये रिलेशन दिया लिखा है मैंने पीछे। R इज इक्वल टू क्या है? E माइनस V अपॉन V इंटू R। भूल गए? V इज इक्वल टू था IR इज इक्वल टू R इज इक्वल टू, और R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I को क्या लिख सकते हो? और R कहाँ जाएगा? ये आ गया, याद आ गया? इसमें EV की वैल्यू पुट करनी है बस। आंसर KL1 माइनस KL2 अपॉन KL2 इंटू क्या है? R। K कॉमन लेके क्या बचा? L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू ये है स्मॉल r। तो एक्सपेरिमेंट भी बहुत आसान है, केवल तुम्हें ये की को एक बार क्लोज करना है, एक बार ओपन, दो रीडिंग तुरंत आएंगी L1 L2 की। ठीक है।